आईसीएससी के लिए सैम्पल पेपर 5 है, हाईली वेटेज इसमें क्वेश्चंस हैं। पूरी उम्मीद है कि जो इससे रिलेटेड मेथड हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है 2x माइनस 3 और उसके बाद हमें कंडीशन दे दी है पॉलिनोमियल की, अगर x की जगह 2x कर दिया जाए और दोबारा x की जगह माइनस 2x कर दिया जाए और फंक्शन को फिर आपस में माइनस कर दिया जाए तो हमारा इक्वल किसका आएगा। इसे सोल्व करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, जो फंक्शन है वो है fx बराबर 2x माइनस 3। अभी जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें इसने x की जगह 2x करने के लिए कहा है। ये जो हमारी x की वैल्यू है इसकी जगह इसने 2x करने के लिए कहा। फंक्शन में हम अपग्रेड करते हैं, x की जगह 2x कर देते हैं। रूल क्या बोलता है, जहाँ भी x है वहाँ पे 2x हो जाएगा, यानी कि मेरी जो इसकी वैल्यू थी x के टाइम पे उसमें x की जगह 2x पुट कर दो। तो इस फंक्शन की वैल्यू आ गई हमारे पास 4x माइनस के 3। एक और फंक्शन हमारे से चेंज करा रहा है, क्या, x की जगह आपके 2x माइनस के 2x करा रहा है। ये सेकंड में देखना। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया, जहाँ x था वहाँ माइनस के 2x कर दिया और माइनस 3 एज इट इज। ये माइनस के 4x हो गया माइनस के 3। इक्वेशन 2 है। अभी इसने क्या कहा है कि जो फंक्शन 2x है उसे माइनस कर दो फंक्शन के माइनस 2x में से। ओके, यहाँ पे 4x माइनस 3, ये वाली वैल्यू पुट कर दी मैंने इसकी जगह पे। इसकी जगह ये वैल्यू पुट होगी माइनस माइनस के 4x माइनस का 3। बाहर माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट ले लिया। 4x माइनस 3, माइनस से ब्रैकेट खोला तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस से फिर ब्रैकेट खोला तो माइनस माइनस प्लस। 4x जुड़ के हो गया हमारे 8x, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आंसर है 8x है वो 3 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास ये बैंकिंग का है। इसमें दिया कि लता डिपॉजिट 1000 रुपीज़ पर मंथ इन आरडी अकाउंट। लता है वो 1000 रुपये पर मंथ जमा करती है आरडी अकाउंट में, और किस समय तक, 9 मंथ तक। इफ़ शी गेट्स 750 एज इंटरेस्ट, अगर उसे 750 रुपये एज इंटरेस्ट मिलते हैं 750, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट बताना, तो इंटरेस्ट का एक डायरेक्ट फार्मूला है, आपको आइडिया होगा उसका या याद कर रखा होगा, Pn+1 इंटू आर डिवाइड में 12 इंटू 2 इंटू 100। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है इस फार्मूले में पुट करने के लिए वो देख लेते हैं। एक तो हमारे क्या मिला हुआ है, P, पर मंथ जो पैसा जमा होता है उसे P बोलते हैं, वो 1000 है। हमें ड्यूरेशन मिला है उसे N बोलते हैं, 9 मंथ, ये मंथ में ही काउंट होता है हमेशा, तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ उन्होंने 9th मंथ। उसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट, I दे दिया इन्होंने, कितना मिला है 750। टोटल वेरिएबल कितने हैं मेरे पास, P, N, R और I, 4, 3 मुझे गिवन है, चौथा अपने आप ही निकल कर आ जाएगा जो मुझे निकालना। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। I की जगह लिखा मैंने 750, P की जगह 1000, N की जगह 9 जो गिवन है, फिर N की जगह 9 + 1, R मुझे निकालना, वेरिएबल रिटेन रहेगा 12 इंटू 2 इंटू 100। देखते हैं किससे क्या कैंसिल हो रहा है, 100 से 100 हो गया, और मेरे पास क्या क्या है, 10 बचा है, यहाँ पे 2 है, 2 से 5 टाइम्स हो गया, यहाँ पे 12 है तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। जो वैल्यू बची है लिख लो, 750 5 इंटू 3 और अंदर प्लस हो गया आ गया 10 R, और डिवाइड में है मेरे पास 4। 0 से ये 0 कट गई, 5 से कट गया 15 टाइम्स, 3 से कट गया 5 टाइम्स, तो मेरे पास 5 4 जा 20% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट, इन द गिवन फिगर O इज ए सेंटर ऑफ ए सर्किल एंड AC इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। इस सर्किल के अंदर O सेंटर है, AC डायमीटर है, A और OC हमारी रेडियस हो जाएंगी उस हिसाब से। आगे इसने कहा है एरिया ट्राइंगल AOD और एरिया क्वाड्रिलेटरल ODBC, इनका रेशो निकालना है और इस ऑप्शन में से क्या है वो हमें बताना है। तो ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो हमारे पास गिवन है उसमें से कुछ वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपने लिए, तो लिखते हैं AO बराबर है OC के, क्योंकि ये रेडियस है,
फिर अगर ए ओ ओ सी के बराबर है तो मैं इसमें ऐसा भी लिख सकता हूँ, जो ए सी डायामीटर है वो टू ओ ए ओ बराबर टू ओ सी के होगा, क्योंकि ये रेडियस है दोनों की दोनों और ये डायामीटर है तो वो उनके दुगने के बराबर है। दूसरा हमारे पास यहाँ क्या चीज़ गिवन है, एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल बी के, ये 90 डिग्री है। कैसे है ये देख लो आप, एंगल डी 90 डिग्री गिवन है, ये 90 डिग्री होगा इसलिए क्योंकि सेमी सर्किल पे डायमीटर से बनने वाला एंगल है। इसी में ही हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, एंगल ए एंगल ओ और एंगल सी आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन पर बनने वाले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब सर ये ओ डी और बी सी पैरेलल लाइन कैसे आई, ये इसलिए आई क्योंकि ये परपेंडिकुलर पे बनने वाली लाइनें हैं। ये डी परपेंडिकुलर है, ये भी इस पे 90 डिग्री पे जा रही है, बी भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे जा रही है लाइन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एंगल ओ और एंगल बी सी बराबर हैं दोनों को दोनों। और क्यों बराबर हैं, ये इसलिए बराबर है पैरेलल लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, उसके दोनों एंगल हमारे सिमिलर मिल गए हैं दो ट्राइंगल्स के अंदर। एक ट्राइंगल है हमारा ए डी ओ और एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी। इससे ये सिमिलर हो जाएंगे, मैंने सिमिलर ही प्रूव करने की कोशिश कर रहा था यहाँ से। उससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, मुझे साइड का रिलेशन मिलना शुरू हो जाएगा जिससे हम कुछ वैल्यूज़ फिगर में निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशो इक्वल रहेंगे। कैसे, ए डी अपॉन ए बी बराबर होगा ए ओ अपॉन ए सी और बराबर होगा ओ डी अपॉन बी सी। ठीक है, दो दो करके ले लो और उनकी वैल्यू निकाल लो जो जो हमें मिल सकती हैं। पहले मैं इन दो को लेता हूँ, ए डी अपॉन ए बी बराबर है ए ओ अपॉन ए सी के। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी एज इट इज़। ए ओ क्या है, मेरी रेडियस है, उसे ए सी लिख लिया, बट ए सी मेरा डायामीटर है तो मैं इसे रेडियस के रूप में डबल करके लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, ए सी डायामीटर है तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है यही चीज़। तो ए ओ से ए ओ कट गया, मेरा ए डी बराबर आ गया ए बी और वो आ गया 1/2। यानी कि मैं कह सकता हूँ इनके बराबर 1/2 भी है भी हमारे पास। इसके बराबर 1/2 है तो सभी के बराबर 1/2 है। और इससे मेरा क्या निकल के आ गया, इससे निकल के आया कि ए बी टू ए डी के बराबर है। तो फर्स्ट साइड का रिलेशन फिगर्स में एक तो ये आ गया। दूसरा मेरे पास क्या आएगा इसी में से ही, अगर मैं इसे और सोल्व करता हूँ ओ डी और बी सी के लिए, तो ओ डी और बी सी के लिए यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताएगा कि बी सी बराबर आता है आपका 2OD। यानी कि एक ये और एक ये, मेरे पास दो वैल्यूज़ अलग अलग निकल कर आ गई। अब जो इसने हमें सोल्व करने के लिए कहा वो करते हैं। वो क्या है हमारे पास, ट्राइंगल का रेशो और क्वाड्रिलेटरल का रेशो। ट्राइंगल एरिया का है ए ओ डी का एरिया, और ट्रेपेजियम क्या है मेरे पास, ओ डी बी सी का एरिया। इनका रेशो निकालना है तो ऊपरले का फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है उसका ओ डी, हाइट है ए डी, बेस ये रहा, हाइट ये रही। ठीक है, डिवाइड में है क्वाड्रिलेटरल, उसका फार्मूला है हाइट होगी इसकी डी बी, और सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल कौन सी, ओ डी प्लस बी सी, ओ डी प्लस बी सी। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा ओ डी इंटू ए डी। अब मुझे फिगर में वैल्यू निकालनी है यार, ये जो मैंने यहाँ वैल्यू निकालनी है या ये इधर उधर कुछ मेरे पास अवेलेबल है, इनसे सबको एक जैसा चेंज करो जिससे डिवाइड हो जाए। देखो मेरे पास यहाँ डी बी है या बी डी है, मैं इसे बी डी को और किस रूप में लिख सकता हूँ, मैं बी डी को लिख सकता हूँ कि ए बी में से ए डी माइनस हो जाए तो बी डी आएगा। तो मैं बी डी को वही लिख दिया, ए बी माइनस ए डी। ठीक है, और ओ डी ऊपर है तो इसे तो एज इट इज़ रख ही लो। क्या मैं बी सी को ओ डी के रूप में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बी सी बराबर है 2OD, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2OD। ऊपर ओ डी है इंटू ए डी है, यहाँ पे ओ डी, यहाँ पे ओ डी की वैल्यू बन गई है, यहाँ पे ए डी है, मुझे इसे भी ए डी में बदलना है। तो माइनस का ए डी तो मेरा एज इट इज़ रह जाएगा। और ए बी को ए डी के रूप में क्या लिख सकते हैं हम, ए बी को लिख सकते हैं 2AD, ये आ रहा है यहाँ पे निकला हुआ। ध्यान से देखना तभी क्लियर होगा। ब्रैकेट में एक ओडी ये है, दो ओडी ये हैं, जुड़ के हो गए 3OD। ओडी से ओडी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे बचा एडी,
दो AD में से एक AD गई तो सिंगल AD बचा, यहाँ पे बचा 3। AD से AD ऊपर 1, तो यानी कि जो एरिया का इनका रेशो आएगा वो 1/3 आएगा। थर्ड इसका आंसर है। डी पार्ट है, इसमें एक हमें क्वाड्रिलेटरल दे दिया इसने ABCD और कुछ एंगल दिए हैं और कुछ साइड इसने बराबर दिए हैं। देखते हैं उससे हम क्या चीज़ सोल्व कर सकते हैं, क्या इसने हमारे से पूछा है। इसने पूछा है यहाँ पे ABD एंगल, ABD एंगल ये वाला एंगल, ठीक है। जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, ये साइड इस साइड के बराबर दे दी है इसने। यहाँ पे BC बराबर है CD के, अगर BC बराबर है CD के तो ये इसके आपस के एंगल भी दोनों बराबर होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये 43 है तो ये भी 43 हो गया, 43 43 86 हो गया, तो ये वाला एंगल 86 180 में से माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 94, ठीक है। मेरे से पूछा है ABD, इसके लिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए, 94 है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आपस का सम इनका 180 होगा। 94 180 में से 94 माइनस होगा तो वापस कितना आ गया 86। हाँ 180, हाँ बिल्कुल 10 में 6 और 17 में हो गए 8, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा 6 और 2 8 और 4 यानी कि 14, तो 148। तो लास्ट वाला जो मेरा एंगल बचा 180 में से अगर मैं इसे माइनस कर देता हूँ तो 2 और 3, तो मेरा आ गया 32। ये इसका आंसर है। अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास F पार्ट। इसमें एक सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर है, उसी में से एक कोनिकल पार्ट उसका काट के निकाल दिया जिसने से यहाँ पे कोनिकल कैविटी कहा है, ठीक है। क्या चीज़ है वो देखते हैं थोड़ा सा। एक सिलेंडर दिया हुआ है, इसमें से ये कोनिकल पार्ट इसने काट के इसमें से अलग कर दिया। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट हैं, देखते हैं ट्रू फॉल्स क्या है। पहला तो दो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ वॉल्यूम क्या होगा रिमेनिंग सॉलिड का, तो उसके लिए देखते हैं। टोटल सिलेंडर था हमारा πr² हो जाएगा उसका वॉल्यूम, माइनस जो उसमें से काट के निकाल दिया वो हमारा कोन है तो उसका होगा 1/3 πr²। ये वॉल्यूम है सिलेंडर का, ये है कोन का। सिलेंडर में से कोन को माइनस कर रहे हैं, इसमें से दोनों में से πr² कॉमन आ गया, अंदर बचा 1/3। अगर एलसीएम लेके मैं 1 करूँगा तो नीचे हो गया 3, 3 बन गया 3, 3 में से एक गया 2, तो 2/3 πr²। ये इसका रिमेनिंग का वॉल्यूम आया, यानी कि करेक्ट है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा इसने दिया है कि टोटल सरफेस एरिया जो रिमेनिंग सॉलिड है वो होगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये बात तो सही है, टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका, इसमें पूरी बात सही नहीं है, मतलब सही है बट कुछ हद तक। कैसे, सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का प्लस सरफेस एरिया होगा कोन का, बट इसमें से ये जो पार्ट है, ये जो हमारे पास सर्किल का पार्ट है, ये कट के निकल चुका तो ये माइनस होगा। तो यहाँ पे एक बे ऊपर का जो हाइट है इसका सॉलिड का वो इसमें से माइनस होगा πr², जो उसका इसने यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया है। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट इसकी फॉल्स है। तो पहली ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, इसके लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जी पार्ट, दो AP है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस है उनका दोनों का, यानी कि इसने बताया है जो उसे नोट कर लेते हैं। D1 बराबर है D2 के और वो हम मान लेते हैं D। दोनों का दो AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो D1 बराबर D2 बराबर D हमने मान लिया, लेट कर लिया। फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1, उनमें से एक की जो फर्स्ट टर्म है A1 -1 है, एंड दैट ऑफ द अदर इज, और सेकंड जो फर्स्ट टर्म है वो -8 है। ये गिवन है हमारे पास जो दिया हुआ है उसने। द डिफरेंस बिटवीन देयर 7th टर्म्स, अब उनकी 7 टर्म का आपस में डिफरेंस निकालना है। तो 7 टर्म हमें दोनों का डिफरेंस निकालना, तो 7 टर्म के लिए हमें पता है वो क्या हो जाएगा A1 + 6D, ये पहले की 7th टर्म है, माइनस दूसरे की हो जाएगी A2 + 6D, ये D2 हो गया। अभी D1, इनकी वैल्यू पुट कर दो। A1 की वैल्यू है -1 + 6, D1 D के बराबर है तो D लिख दिया, माइनस A2 की वैल्यू है हमारे पास -8 + 6 एज इट इज़, D2 की भी जगह D लिख दो क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। अभी माइनस से ब्रैकेट खोल देंगे नेक्स्ट वाला, -1 6D माइनस माइनस +8 और माइनस प्लस माइनस 6D, 6D से 6D कट गया, 8 में से एक गया 7 इसका आंसर है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो डाइस हैं वो एक साथ उछाले गए हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है किस कंडीशन में, डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन देयर अपर फेस इज इक्वल टू 3।
अपर फेसिस का मतलब है कि डाइस का जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है उछालने के बाद उसी को अपर फेसिस बोलते हैं। तो कंडीशन कुछ इस तरह है कि 2 डाइस उछाल लें और हमें ऐसा बताना है कि किस कंडीशन में उनका डिफरेंस 3 रहेगा। सबसे पहले तो ये है कि जब भी हम 2 डाइस एक साथ उछालते हैं उनकी, तो मैक्सिमम आउटपुट जो होती है उनकी वो 36 होती है। जो मैक्सिमम आउटकम्स हो सकते हैं 2 डाइस के, ये याद रखना जरूर, 6 × 6 वो 36 हो सकते हैं। अब इसने कहा कि उनका जो डिफरेंस होना चाहिए 3 का होना चाहिए ऊपर। अगर हम उनका डिफ़र करेंगे 3 से, 3 का रखेंगे, तो उसमें हमारे पास जो कंडीशन है वो जो आएंगी वो हम लिख लेते हैं कैसे। अगर पहले डाइस में 1 आया तो दूसरे में 4 आना चाहिए, 4 में से 1 जाएगा, 3 का डिफरेंस बचेगा। इसी तरह 4 और 1 भी, अगर पहले में 4 आ गया तो दूसरे में 1 आएगा। अगर पहले में 2 आ गया तो दूसरे में 5 आना चाहिए। फिर अगर पहले में 5 आ गया तो दूसरे में 2 आना चाहिए। पहले में 3 आ गया तो दूसरे में 6 आ सकता है। अगर पहले में 6 आ गया तो 3। इन डाइस का डिफरेंस हमारे पास 3 है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो यानी कि जो फेवरेबल आउटकम है 3 इधर है और 3 इस कंडीशन में है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गए 6, टोटल आउटकम्स हो गए हमारे 36। तो 6 से जब हम 36 को डिवाइड देंगे तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल और द एज ऑफ एम एन एन। एक टेबल दे दी है, उसमें एजेस दे दी हैं, 5 साल पहले प्रेजेंट एज और 5 साल बाद की, और उसमें वेरिएबल मिक्स कर दिए, वेरिएबल की वैल्यू पूछ ली है ABCD की। तो पहले हम एज ऑफ एम का ले लेते हैं, उसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्या है, और उसे वेरीफाई कर लेंगे एन से। अगर मैं एज ऑफ एम लेके चलूँ, इसने दिया है उसकी प्रेजेंट 5 साल पहले जो एज है, 5 ईयर्स एगो जो एज है वो 30 है। अगर 5 साल पहले 30 थी तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी उसकी, प्रेजेंट एज होगी ये उसकी, ए जो दे रखा है इसने ये होगी 30 + 5 35। और 5 साल बाद 5 ईयर्स एगो, वो 5 ईयर्स आफ्टर कितना होगा, 35 है, तो 5 साल बाद हो जाएगी 40। तो ये मेरा वेरिएबल था, तो a बराबर 35, ये भी वेरिएबल है, b बराबर 40। ये मुझे मिला है, ये मुझे अपने ऑप्शन में ढूंढना कहाँ पे, a की जगह 35, b की जगह 40। अगर मैं अपने ऑप्शन को ध्यान से देखूँ तो ये चीज़ मुझे कहाँ पे मिल रही है, a की जगह 35, एक ही 2 ऑप्शन है, एक ये वाला एक ये, और b की जगह 40, इसमें केवल दूसरे में b की जगह 30 है। तो मैं मान के चलता हूँ मेरा ये ऑप्शन करेक्ट है, पर मैं इसे n के लिए वेरीफाई करूँगा कि 100% करेक्ट है या नहीं है। अभी n पे चलते हैं। n की इसने 5 साल बाद की एज दे रखी है 50, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, 5 कम कर दो 45, और उसकी 5 साल उससे पहले कितनी होगी 40। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या थे, ये c वेरिएबल है, ये d वेरिएबल है, तो c 40 होना चाहिए। अभी मुझे चेक करना जो मैंने ऑप्शन लिया उसमें c 40 है क्या, बिल्कुल है, c 40 है, और d 45 होना चाहिए, d 45 है। तो यानी कि मेरा b ऑप्शन इसमें करेक्ट है। An article is sold for rupees 3,990 which includes 5% GST. The marked price of the article is, अब मार्केट प्राइस क्या है, इंक्लूड है इसमें 5% GST, तो इसका GST निकालना है, और 5% GST जो आएगा निकल के वो उसमें प्लस कर देना है, और वो वैल्यू ही इसकी मार्केट प्राइस होगी। तो देखते हैं क्या निकल के आती है। 3,990 का 5% हमारा, 0 से 0 कट गई, 5 2 ज़ा 10, फिर 99 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, बचा 1, कैरी 9, 2 9 ज़ा, तो बचा 1, 10.5, 199.5। और हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वो है 3,990, ये इसमें प्लस कर देंगे, तो 5 9 8 9 और एक 10 और एक 11 और 4189.50, ये आंसर है, यानी कि इसका 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शेयर से रिगार्डिंग है। ₹100 शेयर ऑफ ए कंपनी आर सोल्ड एट 15% डिस्काउंट इफ़ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज 20%, द रेट ऑफ डिविडेंड इज, हमें रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है। कोई कंपनी है, उसके शेयर की वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपये, और वो उसे बेच रही है 15% डिस्काउंट पे। तो जो है वो हम लिख लेते हैं, नॉमिनल वैल्यू है हमारे पास 100 रुपीज़, और उसे सोल्ड कर रही है, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू होगी है कितनी, 100 माइनस 100 का 15%, इसने डिस्काउंट पे वो उसे बेच रही है, तो वो आ गया हमारा 85। मार्केट वैल्यू आई है 85।
यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कि जितना रिटर्न जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा उसे 20% इस पर रिटर्न मिलेगा। यानी कि अगर वो 85 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है और उस पर 20% रिटर्न मिलेगा, तो मैं इसका 20% निकाल लेता हूँ। 5 से कितना 5 बन जा और 7 जा, यानी कि अगर 85 रुपये उसने इन्वेस्ट किया तो उसे 17 रुपये उल्टे मिलेंगे उस पर डिविडेंड के तौर पे। अब ये डिविडेंड आया रुपीज़ में, उसने रेट पूछा इसका, ठीक है, ये है रुपीज़। रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 17 कितने रुपए के शेयर पे दे रही है कंपनी, 100 के पे, नॉमिनल वैल्यू पे ही हमेशा डिविडेंड निकलता है, तो 100 इंटू 100, ये इससे परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई की, तो 17% इसका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डेप्थ में जाकर बताया नहीं है क्योंकि बहुत ईजी है, बार बार प्रैक्टिस है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 and -4, द इक्वेशन इज। अब इसने हमें सम ऑफ रूट और उनके प्रोडक्ट देती हैं। सबसे पहले तो ये रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं उन्हें अल्फ़ा और बीटा में जानते हैं, तो सम ऑफ रूट दे दिया हमें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -4 है। अब इससे हमें इक्वेशन क्रिएट करनी है, इससे इक्वेशन क्रिएट हो जाती है, बट आपको याद होना चाहिए उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, वो है x², आगे है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 3, x प्लस अल्फ़ा बीटा दिया है -4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई x² माइनस 3x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हमारी कौन सी है, x² माइनस के 3x माइनस 4, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट दिया है इसने हमारे पास, दो लाइन है वो परपेंडिकुलर है आपस में, उसमें वेरिएबल्स दे दिया एक के और उसकी वैल्यू पूछ ली है। जब भी कोई दो लाइन हमारे पास वेरिएबल होंगी तो उनके जो स्लोप होंगे, अगर पहली का मैं m1 मान लेता हूँ, इसका स्लोप मेरे पास m1 और इसका स्लोप अगर मैं m2 मान लूँ, तो इनके जो स्लोप्स हैं उनके आपस का प्रोडक्ट हमेशा -1 के बराबर रहेगा। m1 का m2 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 के बराबर आएगा। अब ये स्लोप निकलेगा कैसे इनसे, उसका सिंपल तरीका है, इन दोनों इक्वेशन को आपको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन को ले लेते हैं, 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 है, y बिल्कुल अकेला करना है मुझे क्योंकि इस फॉर्म में लाना, तो 2ky, 3x इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 2 माइनस 3x, फिर 2 के इसके साथ बचा हुआ, इसे डिवाइड में ले जाओ दोनों के, तो मैं x वाली वैल्यू को पहले लिख लेता हूँ क्योंकि x की वैल्यू मुझे पहले चाहिए यहाँ पे, तो माइनस के 3x, 2k, आगे बचा प्लस का 2 और उसके भी डिवाइड में 2k, 2 से 2 डिवाइड हो गया, कुल मिला के मेरी फॉर्म आई y इज इक्वल टू माइनस के 3/2 k और यहाँ पे x प्लस 1/k। अब इसे मैं कंपेयर करता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, तो m की जगह आ गया 3/2 के माइनस के, यानी कि फर्स्ट m1 आया मेरा माइनस के 3/2 के, ये तो m1 आ गया। दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, दूसरी है मेरे पास 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 5y इधर ही रहेगा, ये दोनों उधर जाकर माइनस के हो गए, माइनस का 2x माइनस का 1, या y बराबर हो गया माइनस का 2/5x और माइनस का 1/5। इसे y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर कर लो, तो m बराबर आ गया माइनस के 2/5। अब मेरे पास ये m2 हो गया, ये m1 है, जो मैंने शुरू में लिखा था कि परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है, उसे ले लो भाई। m1 बराबर m1 इंटू m2 बराबर माइनस के 1 है, m1 है मेरा माइनस का 3/2 के और m2 है मेरा माइनस के 2/5 इज इक्वल टू माइनस के 1 है। माइनस और माइनस आपस में प्लस कर देंगे तो ऊपर की वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे, 3 2 जा 6, या करने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो, यहाँ पे देखा जाए तो आपका कट जाएगा ये आपस में, ये हो गया 2 से 2 डिवाइड हो गया और मेरे पास रह गया 3/5 के इज इक्वल टू माइनस के 1, या मैं लिख सकता हूँ के बराबर माइनस के 5/3, माइनस के 5/3 यानी कि 30 दूसरे नंबर का इसका ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ पार्ट, इफ़ x/2 - 5
स्मॉलर देन एंड इक्वल टू है x/3 - 4 एंड x इज एन ओड नेचुरल नंबर, देन द सॉल्यूशन सेट इज। हमें इनइक्वालिटी दे दी है, उसका सोल्व करने के लिए एक रिलेशन दे दिया कि जो x होगा एक तो वो ओड नंबर होगा और दूसरा वो नेचुरल होगा। ठीक है, सोल्व करते हैं। इनइक्वालिटी को सोल्व कर लो सबसे पहले। x/2 -5 स्मॉलर देन एंड इक्वल टू x/3 -4। x की वैल्यू एक तरफ आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा और -5 इधर चला जाएगा, तो x/2 x/3 इधर आया तो माइनस का हो गया, x/3 स्मॉलर देन इक्वल टू -5 उधर चला गया तो प्लस का हो गया 4। दोनों में एलसीएम आ गया 6, 3x -2x स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 5 में से 4 गया, एक ही बचा केवल। अभी यहाँ पे ऊपर 3 में x में से 2x गई तो एक x बचा, 6 चला गया 1 के पास मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया x स्मॉलर देन और इक्वल टू 6, यानी कि x 6 के बराबर है और 6 से छोटा है। अब मुझे सॉल्यूशन सेट निकालना, मेरा सॉल्यूशन सेट क्या होगा कंडीशन के हिसाब से कि x को मुझे 6 तक लेके जाना है। x बिलोंग करता है 6 तक, बट नेचुरल नंबर होगा, यानी कि 1 से तो स्टार्ट होगा और ओड नंबर होगा। 1 के बाद ओड नंबर 3 है और 3 के बाद 5 है। 6 को मैं नहीं लेने का क्योंकि 6 एक और इवन नंबर है, ओड नहीं है। ये इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट 1 है। एक पोलिनोमियल दे दिया है, उस पोलिनोमियल का हमें एक फैक्टर दे दिया है और उसमें हमारे पास एक वेरिएबल है k, उसकी वैल्यू हमारे से पूछ लिए। सिंपल मेथड है, सिंपल तरीका है, जो भी हमारे पास वैल्यू फैक्टर के रूप में दी है उससे x की वैल्यू निकाल लो और इस पोलिनोमियल में पुट कर दो तो वेरिएबल k ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखते हैं, सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन x की क्यूब -3x² -2kx + 40 इक्वल टू 0, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x + 4 इसका एक फैक्टर है तो बराबर 0 रखेंगे तो x = आ जाएगा -4। तो -4 जो है इस पोलिनोमियल में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह, तो -4 की क्यूब -3 x² की जगह -4 का स्क्वायर -2k x की जगह -4 + 40 बराबर 0। 4 का क्यूब होगा 64, माइनस माइनस ही रह जाएगा क्योंकि क्यूब में माइनस रिटेन हो जाता है। यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का 16 और 6 3 जो 48, माइनस बाहर का रिटेन रह गया, अंदर का पॉजिटिव हो गया। माइनस का 2 है, माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 4 2 जो हो गया 8k हो गया। यहाँ पे प्लस का 40 है = 0। 48 है, 40 है, 40 प्लस का माइनस का 48 बचा, माइनस का 8, 64 में प्लस होगा तो माइनस के 72 प्लस का 8k बराबर 0। 8k माइनस के 72 राइट साइड में पुश हो जाएंगे, ये हो गए इधर आ गए 72। 8 से 72 डिवाइड हो गया 9 टाइम्स, तो k की वैल्यू आ गई 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक लाइन सेगमेंट दे दिया हमारे पास AB और उसी में ही हमें इंटरसेप्शन दिया है उसका PQ के द्वारा, और वो परपेंडिकुलर पर इंटरसेप्ट कर रही है उसको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आगे उसने हमें और क्या क्या दिया है, वह 2 पॉइंट्स हैं M और N। M x एक्सिस पे है, पॉइंट N y एक्सिस पे है, और इसमें कुछ नहीं दिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमारे से जो पूछा है अब से सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ M एंड N। M के कोऑर्डिनेट ग्राफ पे क्लियर दिख रहा है। M जो है पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है -1 पे x को, और y यहाँ पे हो जाएगा 0, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 और y की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरह n का कोऑर्डिनेट हो जाएगा y एक्सिस पे केवल रिटेन हो रहा है n, तो यहाँ पे x एक्सिस के लिए कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो x की वैल्यू 0 और y की होगी -1। फर्स्ट क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट पूछे थे तो हो गया। s के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, s हमारा यहाँ पे s y एक्सिस पे है, तो s बराबर हो जाएगा x के लिए तो 0 और y के लिए कितना है +6 है तो 6। उसके बाद हमारा स्लोप पूछा AB का स्लोप निकालना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमारे, a बराबर कितना है, a के कोऑर्डिनेट हैं 2 3, यहाँ पे हैं a के कोऑर्डिनेट, और b के कोऑर्डिनेट हैं -3 2।
माइनस के 3 और 2। अगर ये मेरा x1 y1 है तो ये मेरा x2 y2, और स्लोप निकालने का जो फार्मूला है कोऑर्डिनेट्स में वो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो निकाल देते हैं, सोल्व करते हैं इसको। तो y2 की जगह हमने वैल्यू पुट की 2 और y1 की जगह वैल्यू पुट की 3, सॉरी माइनस के 3 है, यहाँ पे -3 लिख लो। और हमारा x2 की जगह -3 और x1 की जगह 2। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर 5 हो गया, माइनस के नीचे 5 हो गया, तो 5 से 5 कट गया, वैल्यू आ गई -1, यानी कि मेरा m आ गया है -1। अभी इसने मेरे से थर्ड का आंसर आ गया। लास्ट पूछा इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है मुझे, ठीक है। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, क्या, y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m, उसका स्लोप x माइनस x1। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे एक जिनके x1 और y1 मिल जाए, जिससे वो तो है मेरे पास, वो क्या है यहाँ पे आपका ये वाला, ये कोऑर्डिनेट अवेलेबल है मेरे पास, इससे कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं। बट उसके लिए मुझे इसका स्लोप भी चाहिए, स्लोप मेरे पास गिवन नहीं है। बट यहाँ पे एक कंडीशन दे दी इसने कि अगर मेरे पास एक लाइन है ये ए बी, तो ए बी का जो स्लोप है वो m1 अगर मैं मान लेता हूँ, मैंने अभी निकाला -1 है। इस लाइन का मुझे स्लोप पता नहीं है m2, वो मुझे निकालना है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हमेशा उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर रहेगा। m1 की वैल्यू मैं अभी निकाल चुका हूँ, वो ये रही -1। m2 की मुझे चाहिए और इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो m2 बराबर आ गया 1। अब मेरे पास इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप भी है और कोऑर्डिनेट भी, तो बस मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। y माइनस y1 हो जाएगा हमारा 6 और m हो जाएगा 1, x माइनस x1 यानी कि 0। तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस हो जाएगा इधर x आके और 6 उधर जाके प्लस का। ये इक्वेशन मेरी इसकी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी है। एक फिगर दे दी है हमें, उसमें कुछ वेरिएबल्स के साथ हमारे एंगल शो हो रहे हैं, एक्स वाई जेड, ये मुझे निकालने हैं। और जो मेरा जेड है वो ये है, यहाँ से ये एंगल निकालना है। तो इसमें एक एंगल गिवन है 55, और एक चीज़ बता दी कि ए बी मेरा टेंजेंट है। अगर टेंजेंट है तो यहाँ पे 90 डिग्री इसका ड्रॉ होगा, पूरा का पूरा जो एंगल है। अब इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले पूछा इसने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, जहाँ से जो निकाल सकते हैं कंटिन्यू करते हैं। अगर ये मेरा 55 है और ये टेंजेंट है, यहाँ पे ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा। एक पूरे ट्राइंगल में पी क्यू बी में एक 90 डिग्री है, एक 55 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, 145, यानी कि ये हो गया 35। अगर एक सिंगल कोड से बनने वाले एक सर्किल के एंगल हमेशा सारे इक्वल होते हैं, अगर ये 35 है तो ये भी 35, यानी कि x मेरा 35 आ गया। और एक ही कोड पे बनने वाले सेंटर से एंगल हमेशा डबल होता है, ये 35 है तो ये 70 हो गया, ठीक है। अगर ये 70 यानी कि मेरा x आ गया है 35, y आ गया है 70। अब इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ के सोल्व करते हैं। ये पूरा एंगल है मेरे पास, ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, और ये बचा हुआ एंगल मुझे निकालना है। बट मुझे एक चीज़ और पता है कि यहाँ से लेके OS और OB एक रेडियस है, तो ये साइड और ये साइड बराबर है। अगर ये साइड बराबर है तो इनके ये एंगल भी बराबर हैं आपस में। ये एंगल 70 है, ये बराबर हैं, यानी कि अगर मैं इसे x मानता हूँ, इसे भी x मानता हूँ, तो x प्लस एक्स प्लस 70 इज इक्वल टू 180 होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2x बराबर 110 होगा या x बराबर 55 होगा। तो मेरा x आ गया 55, x की वैल्यू 55 आ गई है। अगर ये यहाँ पे 55 है, ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर ये एंगल मेरा 55 आया है और ये पूरा एंगल 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल 90 में से माइनस हो जाएगा, यानी कि 90 माइनस 55, ये हो जाएगा आपका z इक्वल टू हो गया 35। तो z बराबर आ गया हमारा 90 माइनस 55, तो 35।
आई होप यहाँ तक ये XYZ कैसा आए हैं समझ में आ गए होंगे, बट वहाँ प्रॉपर तरीके से आपको लिख के बताना पड़ेगा कि ये चीज़ वहाँ से ऐसे 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 आई है। और लास्ट प्रूव करना, प्रूव दैट RB इज़ पैरेलल टू PQ। आर बी कहाँ पे है हमारी, RB ये है और पी क्यू ये है, यानी कि ये मुझे प्रूव करनी है। तो प्रूव करने के, पैरेलल प्रूव करने के दो ही तरीके हैं कि मुझे कोई भी एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री इनमें से प्रूव करना पड़ेगा। कौन कौन से एंगल में से, एक सेकेंड, एक तो ये एंगल या ये एंगल, इन दोनों में से कोई भी एक एंगल मुझे 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक ये फिर पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, परपेंडिकुलर पे पैरेलल चलने वाली लाइनें। तो प्रूव करते हैं। ये मेरा 55 है, ठीक है, ये 35 है यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, रेडियस रेडियस आपस में बराबर हैं, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। अगर ये 35 है तो ये भी 35। अगर मैं 35 और 55 प्लस करता हूँ तो ये एंगल बनेगा पूरा, और वो एंगल बना मेरा 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ जब एंगल भी 90 डिग्री है तो इस पर ये परपेंडिकुलर जा रहा है, परपेंडिकुलर पर चलने वाली लाइनें हमेशा पैरेलल होती हैं, ठीक है। अगर आप उसे और क्लियरिटी देना चाहते हैं तो सेम ही रूल यहाँ पे भी लग जाएगा आपका। ये दोनों रेडियस हैं तो ये 55 है तो ये भी 55, और ये दोनों रेडियस हैं आपस में, तो ये 35 है तो ये भी 35। सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं तो आमने सामने के इनके इक्वल एंगल्स होंगे। तो फिर 55 और 35 90 डिग्री, यानी कि ये भी 90 ये भी 90, और परपेंडिकुलर पर चलने वाली लाइनें हमेशा पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट है, सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन ए नंबर लाइन। इस इन इक्वेशन को सोल्व करना है और उसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। x बिलोंग करता है r को, रियल नंबर को। तो रियल नंबर होने से कोई दिक्कत नहीं है, रेशनल पॉइंट इरेशनल कुछ भी है उस पर सब बिलोंग करेगा। तो सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने का वही मेथड है कि पहले दो इनइक्वालिटी को एक साइड सोल्व करो और बची हुई दो इनइक्वालिटी को एक साइड। तो टू टर्म्स इनइक्वालिटी हम एक साइड ले लेते हैं। हमारे पास है माइनस का x/3 स्मॉलर देन इक्वल टू x/2 और माइनस के 1/3 माइनस x/3 एज इट इज स्मॉलर देन इक्वल टू x/2, 3 1 जा 3 और 4 माइनस के 4/3। अब वेरिएबल के पास लेके आ जाओ, माइनस का x है /3 माइनस का x/2 स्मॉलर देन इक्वल टू माइनस के 4/3। एलसीएम लिया तो 6 हो गया, और 2x माइनस के 3x बराबर माइनस का 4/3। ऊपर हो गया है माइनस के 5x, 6 डिवाइड में था, राइट साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इंटू 6/3, 3 से 6 2 टाइम कट गया। अब यहाँ पे x है, माइनस का x रह गया, 5 चला गया इधर हमारा, तो ये हो गया माइनस के 8/5। अब इस माइनस इक्वल टू है, सॉरी यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू है। अब ये जो हमारा माइनस है इसको मुझे हटाना, तो दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करने से चिन्ह रिवर्स हो जाएगा, यही तरीका है। माइनस से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड में तो चिन्ह रिवर्स होंगे, ये सिंबल रिवर्स होगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x जो स्मॉलर देन था वो ग्रेटर देन हो जाएगा और 8/5 हो जाएगा, ठीक है। पहली इक्वालिटी से ये आया, दूसरी से देखते हैं इनइक्वालिटी से क्या आएगा। x/2 1/3 को हम लिख देते हैं डायरेक्टली 4/3, और स्मॉलर देन किससे है 1/6। फिगर एक साइड लेके जाओ, 1/6 एज इट इज़, 4/3 राइट साइड में गया तो प्लस का हो गया, x/2 स्मॉलर देन, यहाँ पे एलसीएम लिया तो 6 आ गया, तो 3 ये 6 है तो यहाँ तो 1 तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है एलसीएम के लिए, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 8, तो x/2 9/6, 2 भी यहाँ डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, उससे पहले से डिवाइड कर लो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आया x स्मॉलर देन है 3 से। अब इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, एक x है 8/5 से बड़ा है और बराबर है, और एक x है जो 3 से छोटा है। मेरे पास ये नंबर लाइन है, यहाँ पे मैंने लिया जो छोटा है 8/5 का मतलब हो गया 1.6, 1.6 1 और 2 के बीच में होगा। अगर मैं यहाँ 0 मान लूँ ये, तो ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, इधर 1 1 2 3
4 इस तरह। तो 1.6 है, 1.6 लगभग यहाँ होगा, बराबर और इक्वल है, तो ऐसे डार्क गोला होगा उसके लिए इस तरह भरा हुआ गोला होगा। जब बराबर और इक्वल टू दोनों रहे, वो इक्वल टू और इनइक्वालिटी एक साथ रहे, तो उसके बाद लाइन कहाँ तक गया है, ये गया है 3 तक। तो 3 तक के लिए हम यहाँ पे इसे ऐसे कर देंगे और यहाँ पे रहेगा ओपन गोला। तो ये है 2 और ये है 3 मेरा, या मैं इसे बड़ा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। ये कुछ इस तरह हो गया और यहाँ ओपन गोला, ये है मेरा 3 और ये है 8/5। ये इसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन है। जो ये सर्किल है, जहाँ पे इक्वल टू ना हो वहाँ पे ओपन रहेगा हमेशा, और जहाँ पे इक्वल टू हो वहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे, यानी कि इसको फिल कर देंगे। बी पार्ट है, एक एडजॉइनिंग फिगर है, हमें ये फिगर दे दी है साथ में। इसने कहा इस फिगर की पूरी लेंथ है 28 सेंटीमीटर और इसी का जो सर्किल है उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर एक हमें तार लपेटनी है। उस तार की जो मोटाई है वो दे दी है 0.25 सेंटीमीटर। अब ये इसमें कह रहा है कि हमें यहाँ निकालना है कि इस पूरे को लपेटने में हमें कितने चक्कर काटने पड़ेंगे यहाँ पे, यानी कि अगर मैं उस 0.25 सेंटीमीटर की लेंथ की मोटी जो तार है उससे इस पर रोल करना शुरू करूँ तो टोटल मेरी कितनी लेंथ बनेगी। यानी कि अब हम यूँ मान कर सकते हैं कि अगर एक मेरा एक है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये जो वायर है यहाँ पे, मोटा कौन सा है ये, अगर इसकी जो लेंथ है यहाँ से, इसकी जो मोटाई है वो 0.25 सेंटीमीटर है, तो ऐसी ऐसी मुझे कितनी बार इसे बार बार लपेटने के लिए 0.25 को ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल सा तरीका है निकालने का। टोटल लेंथ हमें पता है और एक बार की मोटाई का भी पता है, तो टोटल लेंथ है मेरे पास 28 सेंटीमीटर जो मुझे कवर करनी है। और एक बार सिंगल टाइम में कितना कवर हो रहा, सिंगल वन में सिंगल वन लेंथ है इसकी 0.25 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मैं एक राउंड घुमाता हूँ तो उसमें केवल 0.25 सेंटीमीटर ही इसका एरिया कवर हो रहा है। तो टोटल नंबर कितने काटने पड़ेंगे मुझे पता चल जाएगा, बस मुझे इससे इसको डिवाइड करना है। 0.25 को पॉइंट हटा लिया, 25 से 4 टाइम्स डिवाइड हो गया, 4 की 28 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो गया है आंसर आएगा 4 8 जा 2, 4 2 जा 8, 8 और 3 11। यानी कि टोटल राउंड्स मेरे कितने आ गए, ये मेरे नंबर ऑफ राउंड्स आ गए। उसे 112 चक्कर लगाने पड़ेंगे इस पूरे रोल को कवर करने के लिए तार से। अब इसने आगे क्या पूछा, लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड। अब इस पूरे में कितनी लेंथ यूज़ होगी, लेंथ भी निकालने के लिए सिंपल इसी की लेंथ, यहाँ का इसी का ही एरिया का वो लेंगे। कैसे कि एक चक्कर में मेरे पास एक सर्किल पूरा काटना पड़ता है, तो सर्किल का जो सरकमफ्रांस है वो एक चक्कर है, और सर्किल का सरकमफ्रांस निकालने के लिए उसने रेडियस दे दी, वो कितनी है 7। तो मेरा सर्किल का सरकमफ्रांस निकाल लेंगे, वो हो जाएगी 2πr। रेडियस दे रखी है 7, 7 से 7 कट गया, यानी कि सर्किल का एक चक्कर लगाने में उसे 44 सेंटीमीटर यूज़ होता है, 44 सेंटीमीटर। एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर है, टोटल है 112। तो 112 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर दोबारा यही, ये हो गया 8 2 9 4। तो मेरे पास टोटल सेंटीमीटर आ गया। ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इसे मीटर में भी लिख सकते हैं, 49.28 मीटर, यही आंसर है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड को लेंगे, आरएचएस ला के प्रूव कर देंगे। सॉल्यूशन है, एलएचएस है कोट स्क्वायर ए विद इन ब्रैकेट सेक ए -1, डिवीज़न में है 1 + साइन ए। कोट को लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, सेक ए को 1/कोस ए -1, और डिवाइड में चल रहा है हमारा 1 + साइन ए। कोस ए एलसीएम ले लिया ऊपर, तो ऊपर हो गया कोस स्क्वायर ए
कोस ए एलसीएम लिया तो 1 माइनस कोस ए हो गया। अब नीचे क्या क्या रह गया वो लिख लो, साइन स्क्वायर ए, और ये वाला कोस ए जो एलसीएम लिया था वो भी नीचे ही आ गया हमारा, और ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन ए। अब मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो मैं कोस ए से कोस स्क्वायर कैंसिल कर दूं, बट इसे कैंसिल करते ही दिक्कत क्या होगी कि मेरा 1 प्लस साइन ए मेरे से फिर यहाँ से हटेगा नहीं। इसे डिलीट करने के लिए मुझे दिख रहा है कि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में चेंज कर सकता हूँ इसे, तो मैं पहले वो करता हूँ, ना कि यहाँ से डिलीट करता हूँ। मैंने ऊपर लिख दिया कोस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कोस ए, और ये 1 प्लस साइन ए एज इट इज़। एक यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसमें मैं 1 को भी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि एक बार मैं इसे प्लस में लिख सकता हूँ, एक बार माइनस में। तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को किस में लिख लिया, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ऊपर है 1 माइनस कोस ए, और नीचे जो साइन स्क्वायर है इसे भी हम चेंज कर लेते हैं, ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर है, क्योंकि मुझे सब कुछ उल्टा लाना है, तो इस वजह से, क्योंकि साइन बदलेगा कोसाइन में, और उसकी मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे सेक की ज़रूरत है। 1 प्लस साइन ए एज इट इज़, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए डिवाइड हो गया, ऊपर बचा 1 माइनस के साइन ए, 1 माइनस का कोस ए, और यहाँ पे इसे भी मैंने एक बार प्लस में लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है, ये भी एक बार माइनस में, और कोस ए ये रहा, 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो गया। अभी 1 माइनस सी साइन ए मुझे चाहिए आर एच में, इसको मैं बिल्कुल टच नहीं करूँगा, ये मेरी एज इट इज़ चलती रहेगी। मेरे पास जो बचा है डिवाइड में उसे हम चेंज कर लेते हैं, डिवाइड में मुझे कोई कोस की ज़रूरत नहीं है, सेक की ज़रूरत है, तो ये कोस और ये कोस मैं सेक में बदल लेता हूँ, तो 1 बाई सेक ए और 1 बाई सेक ए। 1 माइनस साइन ए एज इट इज, सेक का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेकर आ गया हमारा सेक ए प्लस 1, और नीचे सेक है, एलसीएम लेने के बाद 1 हुआ, और इस सेक की सेक में मल्टीप्लाई हुई, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए। अब ये ऊपर चला जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए, ऊपर आ गया सेक, और नीचे है मेरे पास सेक ए प्लस 1 या 1 प्लस सेक ए, एक ही बात है, और यही मेरी आरएचएस है, यही मुझे प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक फिगर दी गई है, उसमें एक टेंजेंट है सी डी, और इस टेंजेंट से एक डायमीटर ए बी पे, ओ सेंटर है इसलिए ए बी डायमीटर हो गया, डायमीटर के ऊपर हमारा एक ट्राइंगल बना हुआ है ए पी बी, और ये रेडियस से पी बी कोड पे 2 लाइन डाली हुई हैं अलग अलग, और इसमें एक एंगल गिवन है हमारा बी पी डी, ये वाला, ये बी पी डी है, ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, और इसमें सोल्व करने हमें ए पी सी, बी ओ पी और ओ ए पी देखते हैं। अगर ये 30 है, टेंजेंट के ऊपर है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से अल्टरनेट एंगल ये इसका ये हो जाएगा, ये किस सेगमेंट में, सेम सेगमेंट का एंगल है, तो ये 30 है, तो ये भी 30, ठीक है। अभी ये रेडियस है, ये इसके बराबर है रेडियस, तो ये 30 है, तो ये भी 30, एक सेम कोड से बनने वाले एंगल हैं सेंटर के ऊपर और ऊपर, यहाँ पे ऐसे, तो ये 30 है, तो ये उसका जस्ट डबल होगा 60, ये 60 है, ये रेडियस है, ये आपस में बराबर हैं, तो ये भी 60, ये भी 60, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये भी सेम सेगमेंट में अल्टरनेट एंगल है, तो ये 60 है, तो ये भी 60। ऑलमोस्ट हमें पता चल गया। अब देखते हैं हमारे से इसने पूछा क्या है। सबसे पहले पूछा है इसने ए पी सी है मेरा, ए पी सी हो गया 60, फिर पूछा है बी ओ पी भी 60, और लास्ट में मेरा है ओ ए पी है 30 डिग्री। ये आंसर्स हैं इसके। जोसेफ हैज़ ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक फॉर 3 years एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इफ़ ही गेट्स 16,650 रुपये एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड हिज मंथली डिपॉजिट एंड द मैच्योरिटी वैल्यू। इसमें सिंपल इंटरेस्ट वर्ड से कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है।
ये सिंपल इंटरेस्ट हो या कुछ भी हो, इंटरेस्ट का जो आरडी में फार्मूला है वही लगेगा। हमारे पास इंटरेस्ट का फार्मूला है आरडी के अंदर P इंटू n प्लस 1 बाई 12 इंटू 2 इंटू R बाई 100। ये फार्मूला है, इसी को अप्लाई कर दो। पहले तो ये देख लो हमारे पास क्या क्या गिवन है। P इसने हमारे से पूछ लिया है, R दिया है 10%, 3 साल के लिए है तो 12 इंटू 3 36 मंथ्स के लिए, ठीक है। और हमारे पास क्या क्या रह गया यहाँ पे, इंटरेस्ट है जो फाइनली से मिल रहा है लास्ट में 16,650 रुपये। 4 वेरिएबल हैं, 3 हमें गिवन है, तो चौथे की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। पुट कर दो 16,650 बराबर P, n की जगह 36 और n प्लस 1 हो जाएगा 37, 24 इंटू R की जगह 10 बाई 100। 0 से 0 कुछ और कट रहेगा, हाँ 12 3 जा और 12 2 जा, और तो चलो नहीं भाई जो भी है तो सोल्व करते हैं। तो ये हो गया 16,650 P इंटू 3 इंटू 37 और डिवाइड में हमारे पास 2 इंटू 10। 3 से क्या ये कट रहेगा, 6 5 11 6 7 और ठीक है कटेगा। तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ये आ गया है। अभी क्या 37 से कोई डायरेक्ट वैल्यू से काट पा रही है क्या? 37 5 जा या 15 जा चेक कर लेते हैं एक बार। 37 से अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 185, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 185 और 37, ये हो गया 5 5 और 5, बिल्कुल सही है। 37 से 15 टाइम्स कट गया ये हमारा। अभी मेरे पास बचा P इज इक्वल टू 15 इंटू 2 इंटू 10 या 15 2 जा 30 और ये हो गया 3000, नहीं हाँ ये तो 300 ही है, 300 तो कम हो जाएगा तो कुछ क्या, अच्छा ठीक है। यहाँ पे एक ज़ीरो रह गया था, एक ज़ीरो में से हमने 555 को डिवाइड करके 15 लिख दिया था, ज़ीरो रह गया तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया, तो तब जाके 3000, क्योंकि 300 तो इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत कम आ रहा था, तो ये इसीलिए ये हो रहा। क्योंकि अगर मैं 300 मान के चलूँ कि मुझे पता कैसे चला कि मेरा आंसर गलत है 300 को आप अगर 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो लगभग 10,000 के आसपास ही हुआ। यानी कि अगर प्रिंसिपल 10,000 है तो 16,000 रुपये का इंटरेस्ट उस पर कौन दे देगा। इससे मुझे आइडिया लगा कि मेरा कुछ मिस है, तो वो जीरो मुझे यहाँ से मिल गया वापस। तो 3,000 रुपीज़ की इसकी इंस्टॉलमेंट है पर मंथ की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मीन का क्वेश्चन है। मीन निकालना और एज्यूम्ड मेथड से निकालना। एज्यूम्ड मीन इसने हमें यहाँ पे दे दिया है। एज्यूम्ड मीन है हमारा 45, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, और बाकी जो इसमें दिया था वो मैंने लिख लिया है जो ज़रूरत थी फार्मूले के हिसाब से। क्योंकि हमारा मीन का जो फार्मूला है एज्यूम्ड मेथड से वो A प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ है। तो इनके लिए मुझे एक A की ज़रूरत थी। एक A तो ऑलरेडी हमने मान लिया, A इज इक्वल टू 45 गिवन ही है, मान के लिया। D की ज़रूरत थी, D होता है हमारा यहाँ पे डेविएशन। तो डेविएशन को निकालना हमने एज्यूम्ड मेथड से, वो यहाँ पे है। तो इसको देख लेते हैं एक बार कैसे है। ये हमारा क्लास इंटरवल है जो नंबर ऑफ पेशेंट के रूप में दिया गया। इसी क्लास इंटरवल से हमने मिड वैल्यू निकाल ली है x, इनका जोड़ के आधा करके सभी को जोड़ा 10 और 20 30 और उसका आधा 15। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सारी हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली है। इधर से ये निकल के यहाँ आई है। नंबर ऑफ डेज फ्रीक्वेंसी में है वो गिवन थे, वो एज इट इज़ लिख लिया मैंने, लास्ट में उसका प्लस कर लिया है। यहाँ पे एज्यूम्ड मीन हमारा 45 है, उसी के माध्यम से D निकालना। D का मतलब होता है कि x में से A को माइनस कर दो। x है मेरा ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की, A मेरा है 45, तो सभी में से 45 माइनस होकर जो वैल्यू आ रही है उनके आगे मैंने लिखता चला गया हूँ। और इन्हीं से इस जो मेरे पास ये D बना, इस D की मैं मल्टीप्लाई करूँगा F में, और FD मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू आई है, और इन्हीं को मैंने सबको प्लस करके लिख दिया सिग्मा एफ डी, वो आ गया मेरे पास माइनस के 140। अब मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा फॉर्मूले में। ए को एज्यूम किया हमने 45, सिग्मा एफ डी आया मेरा माइनस के 140, और डिवाइड में है सिग्मा एफ, वो आया मेरा 30, 0 से 0 कट गया। 3 को एलसीएम ले लिया, 3 एलसीएम है तो 45, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 135 माइनस के 14। 135 में से 14 गया, 5 में से 4 गया 1, और बचा कितना 3, 3 में से 1 गया 2, 121/3। तो 3 4 जा 12, 40 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए नंबर m इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 2 3 4 और देन n इज रैंडमली सेलेक्टेड 1 4 3
149 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एम एंड एन लेस देन 12। ये कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर रेंडमली हमें सेलेक्ट करने, एक एम है और एक एन है। जो एम है वो हमेशा रहेगा 2 3 4 में से, और जो एन है वो हमेशा रहेगा 1 4 9 में से। हम जब इन्हें रैंडमली सेलेक्ट करते हैं तो इनका प्रोडक्ट जो भी हमने एम और एन को निकाला और उसका हमने अगर आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो हमेशा बिलो देन किससे आना चाहिए, 12 से। लेस देन 12 से रहना चाहिए, यानी कि उससे बिलो रहना चाहिए। ये चीज़ की कंडीशन है। पहले तो हम देख लेते हैं कि इससे हमारे पेयर क्या क्या बनते हैं, जो टोटल आउटकम्स होंगे, और उसी में से ही हमें पता चल जाएगा। अगर मैं एम को कंसिडरेबल रखूँ तो मेरी वैल्यू कैसे होगी कि अगर 2 ले लिया मैंने तो 2 के साथ 1, फिर 2 लिया दोबारा तो 2 के साथ 4, कि मैंने मानना है कि मैंने एम से निकाल रहा हूँ तो 2 आ रहा बार बार, और 2 के साथ 9। इसी तरह मान लो दूसरी बार 3 आना शुरू हुआ तो 3 के साथ 1, 3 के साथ 4 और 3 के साथ 9। दूसरा है फिर हमारे पास 4, लास्ट वाला ये 4, 4 के साथ 1, 4 के साथ 4 और 4 के साथ 9। अब टोटल आउटकम्स जो हैं मेरे, ये टोटल आउटकम्स हैं वो हो गए 9। अब मुझे देखना है उसमें फेवरेबल आउटकम कितने होंगे मेरे। फेवरेबल का मतलब है कि जो भी मल्टीप्लिकेशन आए वो 12 से कम आए। एक तो ये हो गया 2 4 जा 8, ये भी हो गया 9 2 जा 18, ये नहीं होगा 3 1 जा, ये हो गया 3 4 जा 12, नहीं 12 से छोटा होना चाहिए, ये भी नहीं होगा 3 9 जा, नहीं होगा एक, ये होगा, ये 16 हो रहा है, ये भी नहीं होगा, 36 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो टोटल फेवरेबल आउटकम है मेरे 4। तो हम कह सकते हैं जो मेरी प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 4/9 बनेगी। ये इसका आंसर है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है। एलएचएस और आरएचएस दे दिए ने प्रूव करना इक्वल, और उसके लिए एक हिंट दे दिया हमें लेफ्ट साइड में इफ़ करके। ये तो हम पहले जो हिंट दिया है उसी को लेकर चलते हैं। x/a सॉल्यूशन है हमारा इज इक्वल टू y/b इज इक्वल टू z/c। इसे कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, वो मान लिया हमने k। यही इनका तरीका है सोल्व करने का। तो सबसे पहले x/a को इसको इसके बराबर लो, 1/1 सभी के बराबर लेंगे क्योंकि हमें उनकी वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर आ गया a k। तो सिमिलरली जैसे x की वैल्यू a k आई है, इसी तरह y की वैल्यू b k आ जाएगी और z की वैल्यू c k आ जाएगी। अब ले लो अपनी LHS। LHS क्या है मेरे पास, LHS है x की क्यूब बाई a की क्यूब प्लस y की क्यूब बाई b की क्यूब प्लस z की क्यूब बाई c की क्यूब। यहाँ x y z की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो जो अभी निकाल ली है। x की जगह हो गया हमारा a के, उसकी होल क्यूब बाई a की क्यूब प्लस y की जगह b के क्यूब बाई a की क्यूब वो b की क्यूब प्लस z की जगह c के क्यूब बाई c की क्यूब। जब क्यूब खोल देंगे तो अलग अलग क्यूब हो जाएगी दोनों की, a की भी और k की भी। a की क्यूब k की क्यूब, बिलो में है हमारा a की क्यूब प्लस b की क्यूब k की क्यूब, डिनोमिनेटर में है हमारा b की क्यूब प्लस c की क्यूब k की क्यूब, और c की क्यूब हमारा डिनोमिनेटर है। a की क्यूब से a की क्यूब, b की क्यूब से b की क्यूब और c की क्यूब से c की क्यूब। अब k की क्यूब प्लस k की क्यूब प्लस k की क्यूब हम बच गया, तो एक k की क्यूब, दो को की k की क्यूब, तीन k की क्यूब जुड़ के कितने हो गए 3k की क्यूब। बड़ा अजीब सा है, फंबल हो रहा वर्ड। अब नेक्स्ट है हमारा RHS ले लो। RHS है 3xyz अपॉन ABC। XYZ की यहाँ भी वैल्यू पुट कर दो। x की जगह मेरा है C के, y की जगह B के, नहीं उल्टा कर दिया थोड़ा, ये है x की जगह A के प्लस y की जगह B के और z की जगह C के, और डिवाइड में है ABC। तो ये आ गया कुल मिला के 3k की क्यूब ABC, और यहाँ पे भी ABC। ABC से ABC कट गया और ये बचा 3k की क्यूब। अब ध्यान से देखो यहाँ भी 3k की क्यूब है, 3k की क्यूब यहाँ है, LHS बराबर है RHS के, तो ये प्रूव हो गया। An iron pillar has some part in the form of a right circular cylinder and the remaining in the form of a right circular cone। कोई हमारे पास आयरन पिलर है। आयरन पिलर मतलब एक आयरन का खंबा है, उसका कुछ भाग तो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में और कुछ भाग है कॉनिकल फॉर्म में। ये इसने कहा है इस तरह का है कुछ, ठीक है। उसके बाद द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच कोन सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। जो इनकी रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, दोनों की, इसकी भी और इसकी भी।
द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.4 मीटर हाई, जो ये है 2.4 मीटर हाई है सिलेंड्रिकल पार्ट, एंड द कॉनिकल पार्ट इज 36 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है 36 सेंटीमीटर है। फाइंड द वेट ऑफ द पिलर इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेट इज 8 ग्राम। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक के अंदर 8 ग्राम है। सेंटीमीटर में दे दी है तो इसे भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, पॉइंट हटा देंगे, जीरो लग जाएगा, ये सेंटीमीटर हो गया 240। टोटल करना क्या है, कौन का वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना, उसे प्लस करके 8 से मल्टीप्लाई कर देनी, क्योंकि वॉल्यूम ग्राम के बराबर दे रखा 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की आर सेम है, एच अलग अलग है, तो ये H1 ये H2, तो पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया हमारा, बचा H1 प्लस 1/3 H2। पाई आर स्क्वायर एज इट इज़ है, 3 इनमें एलसीएम ले लिया तो मेरा हो गया 3H1 प्लस H2 डिवाइड बाई 3। अब सोल्व कर लो, वैल्यू पुट कर दो, 22/7, आर है 7 तो 7 × 7, 3H1 है मेरा, H1 क्या था हमारा सिलेंडर का, तो H1 है 240 प्लस H2 है मेरी 36, डिवाइड में है 3, 7 से 7 डिवाइड हो गया, 22 × 7, 3 की 24 में करी है, ये हो गया 3 4 जा 12, 3 2 जा 72, यानी कि ये हुआ 720 प्लस 36 डिवाइड बाई 3, 22 × 7, और ये हो गया 756 डिवाइड बाई 3, ये 3 से कट जाएगा क्या, 6 11 बिल्कुल कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। अब मेरे पास जो मल्टीप्लिकेशन के लिए आए हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लो। पहले इसकी कर लेते हैं, 12 की 7 में 22 की 7 में करी तो ये हो गया 4154 इंटू 252। इसकी भी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 154 की 252 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 यानी कि 3। और इसी तरह 5 की करेंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 7 और 5 1 जा 5 और 2 7। यहाँ पे 2 से करेंगे तो फिर वही 308 ही आएगा, तो 308 देखते हैं, 8 0 7 3 10 18 और एक 8 और एक ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आया मेरे पास 38808। ये आया सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम, पूरा इन दोनों का, कोन का भी और सिलेंडर का भी। अभी मुझे इसने बताया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम वजन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम वजन है, तो आपका टोटल इतने क्यूब में कितना वजन होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 से मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, अलग से ही करनी पड़ेगी, काफ़ी बड़ा है, तो 3808 इंटू 8, 8 8 जा 64 यानी कि 6, 8 8 जा 64 6, 8 8 जा 64 64 और 6 72 7, 8 3 जा 24 24 और 7 31। तो ये आ गया मेरा 312464 ग्राम। अभी इसे आप किलोग्राम में बदल लो, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो 1000 से इसे डिवाइड दे दो, 1000 से डिवाइड देते ही मेरे पास आ जाएगा 3.1246 kg, ये इसका वेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ ए सर्टेन लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ वायर इज 200 इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ वायर कॉस्ट इज 2 लेस। पहले यहाँ तक ही देखते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। सॉल्यूशन है कि कोई हमारे पास सर्टेन लेंथ का पीस ऑफ वायर है, मैं मान लेता हूँ, उसे लेट कर लेता हूँ कि लेंथ ऑफ वायर मेरे पास x मीटर है, ठीक है, और उसकी कॉस्ट कितनी दी है, उसने कॉस्ट दी है पूरे की 200 रुपीज़। तो मेरे पास 1 मीटर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, पर मीटर कॉस्ट आ जाएगी
200 को डिवाइड कर दो पूरी लेंथ से, तो वो पर मीटर कोस्ट है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब इसने कहा कि इफ़ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर, अगर पीस 5 मीटर बड़ा होता तो मेरी नई लेंथ कैसे क्या आ जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नई लेंथ बनी 5 मीटर बड़ा कर दो पुरानी से, पुरानी x थी तो नई हो जाएगी x+5। अब इस नई लेंथ के हिसाब से न्यू कॉस्ट क्या आएगी पर मीटर, वो आएगी 200/x+5। ये होगी 2 नंबर। इसका जो डिफरेंस है वो 2 लेस है, यहाँ पे इसने इसका डिफरेंस है उसमें 2 की कमी बता दी, यानी कि अगर हमारा जो पहले में से दूसरे को घटाएं तो वो 2 के बराबर आएगा, 2 रुपये कम है वो। तो कुछ कंडीशन इस तरह रहेगी हमारी, पहले वाली में से हम इससे दूसरे नहीं, पहले वाली ये नहीं है, पहले वाली खाली x की है, तो पहले वाली में से अगर हम दूसरे वाली को माइनस करें कॉस्ट को पर मीटर की, तो उसमें डिफरेंस होगा 2 का। अब यही कॉस्ट मैंने यहाँ क्यों रखी और ये कॉस्ट इधर क्यों रखी, क्योंकि ये सोचना पड़ेगा ओबियस माइंड से कि पहले जो मेरे पास कॉस्ट थी वो 200/x थी और दूसरी कॉस्ट है 200/x+5, यानी कि अगर मैं इससे इसे डिवाइड करूँगा, अगर मेरी यहाँ वैल्यू अगर मैं लेट करता हूँ 20 आ रही है तो वो इससे बड़ी आएगी, क्योंकि डिवाइड में यहाँ तो अगर मान लो 5 है या कुछ भी है, एक इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दो, अगर यहाँ मैंने मान लिया x की जगह 5 है तो 200 यहाँ डिवाइड होगा किससे, 10 से। बट अगर x की जगह मैं यहाँ 5 ही मानता हूँ तो यहाँ 200 डिवाइड होगा केवल 5 से। तो ये वैल्यू बड़ी आएगी इस वैल्यू से, तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो लेफ्ट में रखी जाएगी माइनस करने के लिए और छोटी राइट में। ये तो एक ओबियस है, बाकी लैंग्वेज से भी पता चल रहा है चीज़, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लो। सोल्व करने के लिए एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया हमारे पास, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। एलसीएम आ गया इनमें, x+5 इधर हो गया 200x और प्लस के 1000 माइनस के 200x इजिकल टू 2, 200x से 200x कट गया और यहाँ पे बच गया 1000 डिवाइड में x² प्लस 5x। एलसीएम की आपस में मल्टीप्लाई कर दी, जो लिया था 2 है, एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये हो गया 2 से कट गया 500 टाइम्स, तो ये हो गया x² प्लस 5x माइनस के 500। अब ऐसे टुकड़े करने हैं हमें यहाँ पे, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं हमें यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई होके तो 500 आ जाए और माइनस होके 5 आ जाए। तो ऐसे टुकड़े क्या हो जाएंगे हमारे, 25x और माइनस के 20x, 25 और 20, 25 दूनी 50 और एक ज़ीरो रहेगी तो 500 के बराबर ये बना देगी इसको। तो इनमें से दोनों में से x कॉमन आ गया, मेरा आ गया x+25, यहाँ पे माइनस के 20 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया x+25 इजिकल टू 0। तो एक ब्रैकेट तो मेरा क्लोज हुआ x-20 और एक हुआ x+25। अगर मैं इस ब्रैकेट के अगेंस्ट 0 लेता हूँ तो मेरी वैल्यू आती है 20, अगर इसके लेता हूँ तो मेरी वैल्यू आती है x-25। तो माइनस की वैल्यू को कंसीडर नहीं करते तो पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे, यानी कि हमारी जो इसकी जो क्या लेट किया था हमने, लेंथ ऑफ वायर है वो हमारी 20 है। अब देखते हैं इसने हमारे से पूछा क्या है इसमें। द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन्ड अनचेंज। अब ये कह रहा है कि जो उसकी कॉस्ट है उसे अनचेंज ही रहने दो, यानी कि जो पहली कंडीशन है वही ट्रू है इसके लिए। हाउ लॉन्ग इज़ द पीस ऑफ वायर, अब उसका पीस कितना लंबा है वायर का, वो तो हमारे निकल कर आ गया 20 मीटर वायर है। एंड वाट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट पर मीटर, अब उसकी ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है। 20 मीटर है, 200 रुपये पे किया है, तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कैसे आएगी, 200 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया, तो ओरिजिनल कॉस्ट पर मीटर आ गई है 10 रुपीज़। ये आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एपी का है, इसमें 3 टर्म्स दे दिए हैं, वेरिएबल के रूप में दिए हैं। अब इसने उसमें हमारे से 3 अलग अलग चीज़ें पूछी भी हैं। पहले तो एक्स की वैल्यू निकालनी है इस वेरिएबल की, फिर एक्स की वैल्यू के बाद तीनों टर्म्स निकालनी है अलग अलग, और फिर S20 निकालना, 20 टर्म्स का हमें सम निकालना। तो ठीक है, सोल्व करते हैं। पहले तो ये समझते हैं 3 टर्म दिए हैं, यानी कि T1 दिया है मुझे, T2 दिया है और T3 दिया है। किसी भी एपी के अंदर अगर मैं T2 में से T1 को माइनस करूं तो वो बराबर होगा T3 में से T2 के माइनस के, यानी कि नेक्स्ट टर्म उससे माइनस करें तो उसका D निकल कर आता है। D हमेशा इक्वल होगा आपस में सभी का। तो सोल्व कर लेते हैं। T2 की जगह वैल्यू रखो, टर्म 2 है मेरी 2x-1 माइनस T1 है x-4 बराबर T3 है 5x-4
और T2 है 2x माइनस 1। इसे सोल्व कर लो फटाफट। 2x माइनस 1 माइनस के x, माइनस से ब्रैकेट खोल रहा है तो माइनस के x और माइनस माइनस प्लस के 4, इधर 5x है, माइनस के 4, माइनस से ब्रैकेट खोल रहा तो माइनस के 2x प्लस का 1, यहाँ पे 2x से x माइनस हुआ तो खाली x, माइनस के 1 प्लस 4 के साथ मिलके प्लस के 3, 5x में से 2x माइनस हुआ तो 3x, माइनस के 4 में से प्लस के 1 माइनस हुए तो माइनस के 3। वेरिएबल वेरिएबल के साथ आ जाएगा, x x के पास चला गया तो 3x माइनस x, और फिगर के पास 3 प्लस का था, माइनस का 3 भी इधर आ गया, प्लस का हो गया तो जुड़ के हो गया 6, और 3x में से x माइनस हो गया 2x, 2 से 6 3 बार काउंट हो गया माइनस डिवाइड, तो x बराबर आ गया 3 या x बराबर 3। अभी मेरी x की वैल्यू आ गई है तो टर्म्स निकाल लो। T1 है मेरी x माइनस 4, x की जगह अगर मैंने 3 रखा तो ये आ गया माइनस के 1, और जो मेरा ए बी है, ठीक है। T2 है यहाँ पे 2x माइनस 1, यहाँ पे 3 रखा तो 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया तो 5, और T3 है मेरी 5x माइनस 4, यहाँ पे 3 रखा, 5 3 जा 15, 15 में से 4 गया 11। ये तीनों टर्म आ गई जो इसने पूछा था। अभी मुझे यहाँ D निकाल लेता हूँ। D बराबर क्या है, D हो जाएगा इसमें से ये माइनस 5 माइनस 1, तो D इज इक्वल टू आ गया 6। अब इसने मेरे से पूछा है S20। S20 के लिए फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो, n की जगह 20, 2, a की जगह हमारा माइनस 1 आया है, प्लस n की जगह 20 माइनस के 1, और d की जगह मैंने अभी निकाल लिया था कहाँ 6, तो 20 10 टाइम्स हो गया, और माइनस 2 की माइनस 1 में मल्टीप्लाई हुई तो माइनस के 2 है, 19 इंटू 6 है, 19 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया माइनस के 2 प्लस 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, और ये 114, इसमें से माइनस हो गया तो हमारा आ गया कितना 112, तो ये आ गया है 1120, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसमें दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक वेरिएबल है p, इसकी वैल्यू निकालनी है। उसके लिए इसने हमें कह दिया कि उसके इक्वल रूट है। इक्वल रूट का मतलब है कि हमारे पास b² माइनस 4ac बराबर 0 है। तो ठीक है, सॉल्यूशन से पहले सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे हो सकता है। अभी हमारे पास है b² माइनस 4ac बराबर 0, इसी में ही वैल्यू पुट करके हमें p की वैल्यू निकालनी है, पर हमें यहाँ पे b और a c तीनों की ज़रूरत है। b a c हमारे कहाँ से आएंगे, वो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो इसने दी है इसी से ही कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x² से x² कट गया, ये तो a है, x से x कैंसिल हो गया, ये b है, और यहाँ पे कुछ भी कैंसिल होने के लिए नहीं है, तो रिमेन जो बचा वो सारा c है। इन वैल्यू को लिख लो अपने को, आगे कंटिन्यू करते हैं लिख के। a बराबर है हमारे पास वैल्यू 2p प्लस 1, b के इक्वल होगा माइनस के 7p प्लस 2, और c के इक्वल होगी वैल्यू 7p माइनस के 3। अब इसकी वैल्यू b² माइनस 4ac में पुट कर दो, b² यानी कि माइनस का 7p प्लस का 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4ac है तो 4 एज इट इज। a की वैल्यू है हमारे पास 2p प्लस 1, और b की वैल्यू c की वैल्यू है 7p माइनस 3। होल स्क्वायर खोल दो, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, 7p का होगा 49p², 2 का होगा 4, और 2ab क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर है तो 2ab हो जाएगा, 7 2 जा 14, 2 जा 28p। यहाँ पे माइनस बाहर रख लो आप, पहले इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं आपस में। 2p की 7p में हुई तो 14p², फिर 2p की माइनस के 3 में हुई तो 6p माइनस के, और 1 की 7p में हुई तो 7p, यहाँ पे 1 की, अब 1 की हमने माइनस के 3 में तो माइनस का 3। 6p है, 7p प्लस का है, सिंगल p रह जाएगा, 49p² एज इट इज़, 4 प्लस 28p माइनस के 4 ऐसे ही 14p², और साथ में से 6 गया 1p माइनस के 3 ये। अब 4 के अंदर मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं इसको, 49p² प्लस 4 प्लस 28p, 4 की 24 में की 56p²,
माइनस के 4p, नहीं माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस के 4p और माइनस माइनस प्लस, ये गड़बड़ है यहाँ पे। 7p में से 6p गए थे तो प्लस का p बचा, तो यहाँ पे हमारा माइनस ही होगा ये, ठीक है। तो माइनस के 4p और माइनस के 4 की 3 में हुई, तो ये हो गया 12 प्लस के। अब 49p स्क्वायर है, माइनस के 56 हैं, तो ये मेरे पास बच गया माइनस के 7p स्क्वायर। 28p प्लस के हैं, माइनस के 4p हैं, तो ये बच गया प्लस के 24p। 4 प्लस के हैं, 12 ही प्लस के हैं, तो 16। कुल मिला के मेरे पास ये आ गया। अब मैं माइनस को यहाँ से कॉमन ले लूँगा सारे में से, तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी। माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया 7p स्क्वायर प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा ये भी, जब माइनस बाहर कॉमन लिया तो सारी वैल्यू के सिंबल चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, बराबर 0। ये माइनस 0 के पास चला गया तो मेरे पास बचा 7p स्क्वायर 24p माइनस के 16 बराबर 0। अब मुझे यहाँ पे ऐसे फैक्टर चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो आए 16 इंटू 7 के बराबर, यानी कि 112 के बराबर, और जुड़ के वो नहीं माइनस होके वो 24 आ जाएं। तो ऐसे हमारे टुकड़े हो जाएंगे 28 और 4। तो यहाँ से इसी जगह में थोड़ा सा स्पेस लेके यहीं सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे क्या फैक्टर हुए ऐसे, 7p स्क्वायर माइनस के 28p प्लस के 4p और माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। इनमें से 7 कॉमन आ गया p के साथ, तो अंदर बचा p माइनस 4। यहाँ प्लस के 4 कॉमन आ गया, अंदर बचा p माइनस 4 बराबर 0। एक ब्रैकेट कॉमन आ गया ये 4, और दूसरा ब्रैकेट क्लोज हो गया 7p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसके साथ 0 को लेता हूँ तो p की वैल्यू आती है 4